नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 29 29वें एपिसोड के सवालों को लिया था। उन सवालों के जवाब मैंने सटीकता के साथ देने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में 30th नंबर के जो एपिसोड था उसके सवाल लेंगे। उन सवालों के जवाब में अगेन आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या फिर सवाल जवाब की सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब सुनना इस वीडियो के प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है, तो ऐसे एक सवाल का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। ये सुभाष जी मुझे सवाल करते हैं कि जॉब या बिजनेस के प्लेस का चुनाव जन्म राशि से करें या नाम राशि से करना चाहिए। सुभाष जी, न जन्म राशि से करें न नाम राशि से करें, ओवरऑल पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी। आपका पूरा ओवरऑल पत्रिका देखना पड़ेगा। ओवरऑल दशमांश कुंडली क्या कहती है, लग्न कुंडली क्या कहती है, जो बिजनेस या जॉब के कारक ग्रह हैं वो क्या कहते हैं, दशाएं क्या कहती है, लग्न राशि क्या कहती है, चंद्र राशि क्या कहती है। ओवरऑल ये सब और भी चीज़ों का कैलकुलेशन, नक्षत्र वगैरह का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तब जा करके हम ये जान पाएंगे कि आपका जॉब करना है या बिजनेस करना है और कहाँ करना है, किस तरह से करना है, घर से बड़ी दूर करना है या फिर आपका जहाँ घर है या आपका जहाँ शहर है उसी शहर में करना है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। केवल राशि से, चाहे वो लग्न राशि हो, चाहे चंद्र राशि हो, चाहे नाम राशि हो, उससे जॉब या बिजनेस का चुनाव नहीं किया जाता। इवन मैं तो कहूँगा लग्न का भी रत्नों का भी चुनाव नहीं किया जाता। सुभाष जी के बाद अभिनव जी मुझसे सवाल करते हैं, सर रेट्रोगेट सैटर्न इन कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो लग्न, इज इट गुड और बैड? क्या ये शनि अच्छे फल दे सकते हैं? देखिए, यदि यहाँ पर शनि की जो आप बात करें, यदि वक्री शनि है तो वक्री शनि के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो होते हैं या कोई भी ग्रह वक्री यदि होता है तो वो पावरफुल हो जाता है, वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें ये देखना है कुंडली के लिए कि वो योग कारक है या फिर मारक है। यदि हम शनिदेव की यदि बात करते हैं और वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करते हैं तो शनि जो है तीसरे भाव और साथ ही साथ चौथे भाव के स्वामी बन जाते हैं। चौथे भाव का स्वामी मतलब सुकेश हो जाता है, तीसरा भाव मतलब फिजूल के भागादौड़ी या पराक्रम भी हो जाता है। तो इसे एक समग्रह मान लिया जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव जो है यदि खुद की ही राशि में आकर के बैठे हुए हैं, यदि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं या फिर कैप्रिकॉन में भी इवन बैठे हुए हैं, तो ये मतलब सामान्य फल आपको यहाँ पर देने वाले हैं। यदि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो पराक्रम भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ फिजूल की भागादौड़ी भी बढ़ाते हैं, पुरुषार्थ भी बढ़ाते हैं, आपको कार्य करने की क्षमताएं भी देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनती बनाने के साथ साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत देने के साथ साथ ये पुरुषार्थी भी बनाते हैं, कार्य करने की क्षमताएं भी देते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक सम फल यहाँ पर ये देते हैं। तो रेट्रोगेट है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है यहाँ पर। श्री राम जी मुझे सवाल करते हैं, क्या आप 2019 का वृश्चिक राशिफल पर वीडियो बनाने वाले हैं? श्री राम जी, ऑलरेडी 12 राशियों पर, मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए जो 2019 है वो कैसा जाने वाला है, इस पर अलग अलग 12 वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। आप जाइए, आपको जिस भी राशि के बारे में जानना है उस राशि के बारे में आप जान सकते हैं। यदि आप मेरे रेगुलर राशिफल, साप्ताहिक राशिफल के वीडियोस देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहों के गोचर की गणना की जानी चाहिए वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप सारे राशिफल के वीडियोस देख सकते हैं और साप्ताहिक राशिफल तो आते ही रहते हैं। रवि शर्मा जी कहते हैं, लग्नेश सदैव पवित्र होता है। रवि जी, ऐसा है कि कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि लग्नेश सदैव पवित्र होता है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं और बार बार लगभग हर अल्टरनेट वीडियो में मैं एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूं। उसकी वजह यह कि कोई यदि एपिसोड पहली बार भी देख रहा हो, कोई ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो उन्हें भी ये समझ में आए। देखिए, क्या है कि लग्नेश कुंडली के लिए मालिक ग्रह है, कुंडली के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं, लग्नेश पिता के समान ग्रह है,
ये मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, अगेन देता हूँ। लग्नेश पिता के समान ग्रह है ना। कई लोग, आप में से कई व्यूवर्स ऐसे हैं जो बड़े भाग्यशाली है मेरी तरह के, जिनके पिता जो हैं वो देवता समान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दुर्भाग्य से, जिनके पिता देवता समान तो दूर की बात है, वो घर परिवार को खराब करवाने वाले होते हैं। कहीं जुआ सट्टा लॉटरी में फंस जाते हैं, वैश्यावृत्ति में फंस जाते हैं, कहीं शराब के चक्कर में फंस जाते हैं, और जिस वजह से घर उनका खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वो तो अपने पिता को इतना देवता समान नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे, है तो पिता ही, लेकिन हो गए खराब। लेकिन अधिकतर लोगों के पिता खराब नहीं होते, जो मैंने आपको बताई पहली बात। तो वही बात है, लग्नेश जो है वो भी पिता समान ग्रह है। कई लोगों के, अधिकतर लोग जो हैं उनके लग्नेश अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लग्नेश खराब भी हो जाते हैं, जो उनको हानि पहुंचाने वाले हो जाते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि लग्नेश सदैव पवित्र नहीं होता। हमेशा लग्नेश यदि नीच राशि स्थित हो गए, तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव में हो गए, तीसरे भाव को भी चलिए छोड़ दीजिए, छठवें, आठवें या 12वें भाव में हो गए, तो वो खराब फल ही देते हैं जातक को। रवि जी के बाद पार्थ जी मुझे सवाल करते हैं, क्या 8वें भाव में 10 नंबर राशि में बैठा शनि विपरीत राजयोग बना सकता है? पार्थ जी बिल्कुल बना सकता है। यदि 8th हाउस में स्वराशि शनिदेव बैठे या कोई भी ग्रह बैठे, या छठवें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी छठवें, 8वें या 12वें भाव में आकर के बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग की एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन को फुलफिल करना बेहद जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये पूरा जानना है यदि आपको, तो विपरीत राजयोग के नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा इसी चैनल पर, उसे देखिए। उसमें मैंने आपको दोनों कंडीशंस बताई है और ओवरऑल ये बताया कि एग्जैक्टली विपरीत राजयोग की स्थिति कैसे बन सकती है। पार्थ जी के बाद नुजहत परवीन जी मुझे सवाल करती हैं कि एसेंडेंट कैप्रिकॉन में राहु 4th हाउस में है तो क्या फल देगा? नुजहत जी, आपका सवाल मैंने इसलिए लिया ताकि मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ। कई लोग इस तरह के मुझसे सवाल कर रहे हैं कि ये इस भाव में होगा तो कैसे फल देगा, ये ग्रह इस लग्न की कुंडली के इस भाव में होगा तो कैसे फल देगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मेरे वीडियोस बने हुए हैं, सारी सीरीज बनी हुई है, जिसमें अलग अलग ग्रह कुंडली के अलग अलग भाव में होगा तो वो कैसा फल देगा ये आपको बताया गया है। आपको केवल थोड़ा सा सर्च करने की जरूरत है, अपने ग्रह को निकालिए, किस ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, उस ग्रह के अनुसार आप उसकी स्थिति को देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर आपको देखना है जुपिटर इन 5th हाउस, गुरु जो है 5वें भाव में कैसे फल देंगे। आप जो जाइए मेरे वीडियो में जुपिटर इन 5th हाउस इस नाम से मेरा वीडियो या तो सर्च कीजिए या फिर इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसमें जाइए, उसमें जा करके आप देखिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अपनी कुंडली ओपन करके रखिएगा कि किस नंबर या किस राशि के साथ जुपिटर बैठे हुए हैं। तो ये एक उदाहरण देकर के मैंने समझाया। उन वीडियोस को, उन सीरीज को आपको देखना चाहिए। अबीर जी कहते हैं जो मुक्ता पहन सकते हैं वो क्या दूध से रुद्राभिषेक कर सकते हैं? अबीर जी, एक्चुअली क्या है, मुक्ता जो है ये बंगाल की तरफ मोती को या पर्ल को मुक्ता कह दिया जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुक्ता ने मोती जो पहनते हैं क्या वो रुद्राभिषेक कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल किया जा सकता है। यदि शिवशंकर भगवान के ऊपर दूध चढ़ाने की यदि बात है तो बिल्कुल किया जा सकता है। इनका या तो ये कहना हो सकता है कि मोती पहने हैं तो चंद्र को मजबूत करना है। यदि चंद्र को मजबूत करना है तो दूध का दान तो करना नहीं है। अब दूध का दान यदि नहीं करना है तो यदि हम दूध चढ़ाते हैं शिवशंकर भगवान पर तो क्या वो दान के समान हो गया? वो दान के समान नहीं है। वो तो अच्छी बात है, आप जितना रुद्राभिषेक करते हैं शिवशंकर भगवान पर, जितना दूध आप अर्पण करते हैं उतना आपके साथ अच्छा ही होगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रदीप परमार जी मुझे सवाल करते हैं, सर नमस्ते, मैं दाहोद गुजरात से प्रदीप। नमस्ते प्रदीप जी। सर क्या उच्च के ग्रहों का दान कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उच्च के ग्रहों का दान किया जा सकता है, किसी भी मारक ग्रह का दान किया जा सकता है। इवन योग कारक ग्रह भी यदि कुंडली के लिए खराब हो गए तो उनका भी दान किया जा सकता है, लग्नेश को छोड़ करके। केवल लग्नेश का दान नहीं होता, चाहे वो कितने भी खराब आकर के बैठ जाए, उनका दान नहीं करना चाहिए। बाकी किसी भी योग कारक ग्रह जो कुंडली के लिए खराब हो, या कोई भी उच्च ग्रह जो कि मारक हो, उच्च ग्रह मारक होना चाहिए। योग कारक ग्रह उच्च का हो गया तो वो तो बहुत अच्छा हो गया, तो अच्छे ग्रहों का दान तो करना ही नहीं है। योग कारक ग्रह यदि उच्च का है और वो कहीं अच्छी जगह पर प्लेस्ड है तो उसका दान नहीं करना है। मारक ग्रह यदि उच्च की राशि स्थित है और वो यदि कहीं अच्छी जगह पर भी प्लेस्ड हो गए तो भी उनका दान किया जाना चाहिए। इनके बाद राहुल जैन जी
ये कहते हैं अगर 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को रत्न पहनाना है तो क्या छोटे बच्चे को गले में रत्न लॉकेट पहनाना चाहिए और किस उम्र तक? राहुल जी, वैसे तो मैं बच्चों को रत्न पहनाने की सलाह नहीं देता हूँ, स्पेशली आपने जो 10 साल तक का कहा, मैं इसमें सलाह नहीं देता हूँ। अधिकतर मैं कहता हूँ कि दूसरे मंत्र या फिर शांति, इस विधि का उपयोग करना चाहिए जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कमी हो सके। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि रत्न पहनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कई बार स्वास्थ्य को देखते हुए या मानसिक स्थिति को कि बहुत अच्छा ये इनका मानस बढ़ नहीं पा रहा है उतना जितना होना चाहिए इसकी उम्र के हिसाब से, तो फिर हम सलाह दे देते हैं। तो हाँ, सही बात है, उन्हें गले में आप धारण करवा दीजिए, लेकिन रत्न की ज़रूरत है भी या नहीं ये देख लीजिएगा। कई बार तो लूटपाट की वजह से ही रत्न दे दिए जाते हैं। भैया मेरा रत्न मेरे पास, मैं रत्न का बिजनेस करता हूँ, मेरा रत्न बिक जाए, 10,000 रुपये, 15,000, 20,000 मेरे पास आ जाए, इसलिए मैं रत्न बेच दूंगा। तो ये इस तरह की जो चीज़ होती है मानस में बैठी होती है कई तथाकथित एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि जो सही एस्ट्रोलॉजर है, जो सही विद्वान है, जो सही पंडित है, वो तो ऐसा नहीं करते। तथाकथित जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, जो केवल बिजनेस करते हैं, उनके साथ ये चीज़ हो सकती है कि वो केवल नहीं भी आपको ज़रूरत है तो भी आपको दे सकते हैं, बेच सकते हैं। तो देख लीजिए कि ज़रूरत है भी या नहीं। अनिर्बन मंडल जी ये मुझसे सवाल करते हैं, किसी की जन्म कुंडली और हस्तरेखा एक ही रिपोर्ट देगी क्या? अनिर्बन जी देखिए, बिल्कुल एक ही रिपोर्ट देगी। हस्तरेखा विज्ञान भी आपका भविष्य बताता है, आपका पास्ट भी बता सकता है, आपका वर्तमान भी बता सकता है, आप में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, ये भी बता सकता है। और उसी तरह कुंडली भी वही है, एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो भी यही चीज़ बताती है। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही आपके भविष्य, वर्तमान, खूबियां, खामियां, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों पर आधारित होती है। तो ऑब्वियसली जो हस्तरेखा बताता है वही की वही आपकी कुंडली भी बताती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हस्तरेखा कुछ और कह रही है, कुंडली कुछ और कह रही है। ये मैंने उन केस में देखा है जहां पर आपको सही बर्थ डिटेल्स नहीं पता। एस्ट्रोलॉजी के साथ एक लिमिट ये है कि आपको बर्थ डिटेल्स सही पता होना चाहिए, डेट सही पता होना चाहिए, टाइम सही पता होना चाहिए। अधिकतर टाइम में कंफ्यूजन खा जाते हैं लोग, तो टाइम सही पता होना चाहिए, प्लेस तो पता ही होता है। तो यदि ये एग्जैक्टली पता होता है तो हस्तरेखा और कुंडली भी मैच खाती है। यदि एग्जैक्टली नहीं पता होता तो हाथ तो वही है, हस्तरेखा तो वैसे ही देखी जा सकती है, लेकिन कुंडली का जो है ये लिमिट होने की वजह से यदि आप सही समय नहीं देते तो फिर उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं आ सकता है। लेकिन यदि सब सही है, आइडियल कंडीशन बोले दोनों ही सही है, तो बिल्कुल मैच खाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इतने सवालों को लिया, इन सवालों के जवाब देने का मैंने प्रयास किया सटीकता के साथ। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले एपिसोड में, आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले राशिफल के वीडियो में, आने वाले एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।